आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। तो हमने इससे पहले टीचिंग के जो है पेजेस पढ़े थे कि व्हाट इज द पेजेस ऑफ टीचिंग। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द माइक्रो टीचिंग एंड पेजेस ऑफ टीचिंग में और माइक्रो टीचिंग में अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड देयर स्टेप्स। शिक्षण की प्रक्रिया क्या है और उसके कितने स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स जो हैं कौन कौन से हैं, किसने क्या क्या स्टेप्स डिफाइन किए हैं, इस चीज के बारे में डिस्कशन करना है। देखिए आप लोग ना क्वेश्चन को जरूर रेडी करिए, मत सोचिए कि क्लास अटेंड करने से चीजें आ जाती है। अगर क्लास अटेंड करने से चीजें आ जाती होगी तो फिर प्रैक्टिस जैसी चीजें या इवेल्युएशन जैसी चीजों को ना बनाया गया होता कि आदमी ये सोचता कि बस पढ़ा दिया गया इसका मतलब बच्चे ने सीख लिया। नहीं, फॉलो इज वेरी नेसेसरी। ठीक है। तो इतना टाइम नहीं रहता कि 1 घंटे का टाइम होता है, इतने सारे लोग होते हैं कि मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं आप जवाब दो इंडिविजुअली, तो फिर मैं पर्सनली जानता भी नहीं, इसलिए मैं इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पुट अप करता। बट यू कैन आस्क, सिंपली एक एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हो, नहीं पूछ सकते तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। कल हमने पढ़ा था माइक्रो टीचिंग के बारे में, आज जो है पॉइंट नंबर 9 है हमारा। इन द पॉइंट नंबर 9 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग? I have already told you that teaching is a process as well as a product. जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, दिस टाइम टीचिंग इज ए वर्क एज ए प्रोसेस। बट जब हम पढ़ चुके होते हैं और लर्निंग जो है हमारा एग्जाम हो चुका होता है, एग्जाम के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है तो वो क्या हो जाता है उस समय, दैट टाइम इट बिकम अ प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है लर्निंग इज ए प्रोसेस, टीचिंग इज ए प्रोसेस और प्रोडक्ट, दैट टाइम यू कैन से टीचिंग इज ए प्रोसेस एज वेल एज ए प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोसेस कब है? जब वो शिक्षण कार्य चल रहा हो। ठीक, जब टीचिंग इज गोइंग ऑन दैट टाइम टीचिंग इज ए वर्क एज ए प्रोसेस। और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो जो डिजायर्ड एम है उसका मेजरमेंट हो जाता है, और जो मेजरमेंट है वो पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी में ह्यूमन के या जो लर्नर है या जो स्टूडेंट है उसमें कितना चेंज हुआ, दैट टाइम इट बिकम ए प्रोडक्ट। तो अभी हमें क्या पढ़ना? प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग की जो प्रोसेस होती है एक्चुअली होती कैसे? ठीक है, तो इसमें देखते हैं। टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इट रिक्वायर्ड अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स शिक्षण कोई आसान काम नहीं है कि आपको जो आता है आपने बता दिया। नहीं, शिक्षण क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था टीचिंग के 3 फेज होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। इन प्री एक्टिव फेज क्या है? हमने पढ़ा कि जब टीचर क्लास में जाता है उससे पहले के जो जितने भी कार्य करता है वो सब प्री एक्टिव। एम्स डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल, टीचिंग मटेरियल एड, इवैल्यूएशन की टेक्निक, टीचिंग की टेक्निक, चीज एवरीथिंग उसको पहले फिक्स करके जाना होता है। ठीक है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर वो क्लास में गया बस सीधा पढ़ाने लग गया तो वो 1-2 दिन के लिए तो चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका ना ही तो टोटल इम्पैक्ट पड़ेगा और ना ही वो ह्यूमन बिहेवियर में चेंज ला पाएगा। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। इट रिक्वायर्स सिस्टम, इसलिए सिस्टम से काम होता है। तो कौन कौन से सिस्टम है? तो कुछ सिस्टम जो है सामान्य रूप से फॉलो किए जाते हैं। तो कौन? सबसे पहले जो सिस्टम में नंबर 1 पे आता है वह प्लानिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण करने से पहले उसकी योजना का निर्माण करना। वही योजना, क्यों पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव प्लान बिफोर गोइंग टू अ क्लासरूम। तो ये करना है। दूसरा, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन। जब हम शिक्षण की योजना बना लेते हैं और बनाने के बाद में कहाँ जाते हैं? पढ़ाने के लिए। यानी इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज में क्या होता है? जो कुछ भी हम सीख करके आए हैं हम क्या करते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं विद्यार्थी के सामने, उसको विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करते हैं इस उद्देश्य से कि विद्यार्थी उसको सीखे, उसके व्यवहार में परिवर्तन आए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम रिलेट करें उसको प्रीवियस नॉलेज से, यानी पूर्व, उसके विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान क्या है, ताकि जो नवीन ज्ञान बताया जा रहा है उससे वो जोड़ा जा सके। इसीलिए मैं कहता एनसीईआरटी की पुस्तक है, आप देखिए, आप क्लास 6 की देखेंगे तो उसमें क्लास 6 की बुक में जैसे ही हम बुक ओपन करेंगे उसमें लिखा था कि पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा, अब आगे की कक्षा में हम ये पढ़ेंगे। ताकि क्या विद्यार्थी को ये लगे कि ये कोई नई किताब नहीं है, ये क्या है, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, यानी उसके अंदर जो छूट गया था वो इसके अंदर है, उससे थोड़ा सा आगे, यानी हम स्टेप बाय स्टेप क्या है आगे बढ़ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। जिससे क्या है, जब पुराने ज्ञान और नया ज्ञान जुड़ेगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं आएगा। इसलिए
ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, जब पुराना ज्ञान जब नवीन ज्ञान हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, तब आप जो नवीन तैयारी करके आए हैं या जो मैटर तैयार करके आए हैं उसको प्रॉपर प्रेजेंट। ठीक है। फिर क्या, प्रेजेंटेशन के बाद में इवैल्यूएशन। जब प्रेजेंटेशन हो गया तो प्रेजेंटेशन आपको कैसे पता चलेगा कि जो प्रेजेंटेशन हुआ विद्यार्थी को कितना समझ में आया, या विद्यार्थी के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, या आपने जो पढ़ाया वो कितना बेहतर है, इसके लिए मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। तो मूल्यांकन के बाद में क्या होता है, रीटीचिंग। जब मूल्यांकन हो गया तो मूल्यांकन के बाद में हमें फिर से रीटीच करना। रीटीच क्यों करना है, क्योंकि अगर जो भी किसी कारणवश कोई विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, या किसी और भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, या कोई विद्यार्थी छूट गया है, या किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई, या कोई चाहता है कि थोड़ा सा उसमें और बेहतर हो जाता तो ठीक था, तो ऐसे में रीटीचिंग का प्लान होता है। तो ये दिस इज 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग। ठीक। चलिए अब आते हैं दूसरे, एक आता है पाठ योजना। तो ये पाठ योजना क्या है, तो देखिए जो हम सामान्य क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे आप लोग सभी पढ़ते हैं, तो आपके शिक्षक एक पढ़ाने से पहले एक तैयारी करके आते हैं, प्लान बना के आते हैं। तो जो प्लान बना के आते हैं उसे ही लेसन प्लान करते हैं। ठीक है। वो बना के आते हैं कि अच्छा तुमसे बताएंगे, देखो बच्चों कल हम ये पढ़ेंगे, कल हम योग का पढ़ेंगे, योग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो वो इंट्रोडक्शन को घर से तैयारी करके आते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है। ठीक है। तो वो तैयारी करके आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आपके सामने कुछ दिखता नहीं है कि वो क्या तैयारी करके आए, कैसे तैयारी करके आए, ये आपको। लेकिन क्या होता है कि जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, अध्यापक शिक्षक निर्माण के लिए जो काम होता है, बीएड, बीलेड, बीटीसी, इन सब में क्या होता है, जो विद्यार्थी जाते हैं उनको बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने की क्या प्रक्रिया होगी, आपको पढ़ाने से पहले पाठ का निर्माण कैसे करना है। तो वो जो विद्यार्थी जो बताया जाता है उसको पाठ का निर्माण कैसे करना है, तो उसको शिक्षक डेमो देता है, और डेमो देने के बाद में विद्यार्थी उसको निर्माण करता है, उसका बनाता है, पाठ योजना बनाता है, और उसी पाठ योजना के अनुसार वो जाता है। और विद्यार्थी जिस भी क्लास को इसको अलॉट किया जाता है, अगर बीएड का है तो उसे क्लास हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ाने को मिलता है, तो जिस भी क्लास 8 क्लास 9 क्लास जिस क्लास में देता है उस क्लास का वो पाठ पढ़ता है, और पाठ पढ़ के अपनी पाठ योजना यानी अपनी प्लानिंग करके जाता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है। ठीक है। तो उसे कहते हैं पाठ योजना। ये शिक्षक जिस पाठ को पढ़ाना चाहता है उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है, और उसके विस्तृत रूपरेखा तैयार कर लेता है, जैसे पाठ योजना। जैसे मैंने योग है आपका, या हम यूं कहें कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या छोटे 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 से स्टेप्स में हमने डिवाइड कर लिया। एक दिन हमने टीचिंग पढ़ा, एक दिन हमने टीचिंग के टाइप्स पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा, फेजेस पढ़े, और फेजेस के बाद में आज हम प्रोसेस पढ़े। तो हमने क्या किया, पूरी यूनिट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया, ताकि आसान तरीके से समझाया जा सके। दिस इज द पॉपुलर स्टेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग का यही सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेप है, और ज्यादा से ज्यादा लोग यही फॉलो करते हैं। जो ये स्टेप्स बताई गई हैं, किसके द्वारा बताई गई हैं, हर्बर्ट के द्वारा। हर्बर्ट हैज एडवोकेट 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग। उन्होंने शिक्षण के 5 जो हैं सोपान बताए हैं, इसीलिए इसे हर्बर्टियन स्टेप भी। तो ये 5 सोपान है। तो सबसे पहला जो सोपान है वो है प्रिपरेशन का, तैयारी। तैयारी किस चीज की, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, वही प्रिपरेशन। हमें तैयारी करनी, तो कैसे तैयारी करनी, मान के चलिए कि मुझे आपको पढ़ाना। ठीक है। तो तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने तैयारी क्या करना है, कि मुझे पढ़ाना है कल, टीचिंग की प्रक्रिया क्या होती है। तो टीचिंग की प्रोसेस के बारे में मैंने नोट किया, टीचिंग हम पहले बता चुका हूँ, फेजेज ऑफ टीचिंग भी बता चुका हूँ। तो आज मुझे केवल प्रोसेस बतानी है, चूंकि बच्चे पहले से जानते हैं टीचिंग के बारे में, इसलिए टीचिंग को रिपीट करना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण करूंगा, मैं क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, व्हाट इज द एम। तो मैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट, साइकोमोटर एस्पेक्ट, अफेक्टिव एस्पेक्ट यानी ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक, किस चीज को विकसित करना चाहता हूँ। फिर मेमोरी लेवल याद कराना चाहता हूँ, कि समझ विकसित करना चाहता हूँ, कि चिंतन विकसित करना चाहता हूँ। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, इन चीजों को ध्यान में रखकर मैं उद्देश्यों का निर्माण करूंगा। मेरा उद्देश्य क्या है, कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको समझ में आए, ताकि जो एग्जाम में आप रिजल्ट आए, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ये मेरा उद्देश्य है आज का। तो मैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट करूंगा, मैं करूंगा यानी आप रिफ्लेक्शन हो, आप समझे भी, आप केवल याद ना करें, रटे ना, बल्कि उसको समझे, मेरा उद्देश्य होगा। तो कॉग्निटिव क्या होगा, इफेक्टिव क्या होगा, साइकोमोटर क्या होगा, मैं लिखूंगा। फिर क्या है, मैं कंटेंट उतना तैयार करूंगा कि मुझे क्या, अच्छा टीचिंग की प्रोसेस पढ़ाने, तो टीचिंग के प्रोसेस के लिए मैंने कहाँ कहाँ से मटेरियल, उस मटेरियल को पूरा तैयार करूंगा। अब मटेरियल के साथ मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक छोटे बच्चे होते हैं, खासकर तो छोटे बच्चे, जैसे उनको पढ़ाया जा रहा है मैप के बारे में, तो मैप लेके जाते हैं, ग्लोब के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो ग्लोब लेके जाते हैं। या जिस चीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उस बारे में क्या होता है, शिक्षक मॉडल। भाई तुम्हारे क्लास में जैसे एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, तो एनाटॉमी में क्या होता है, एक स्केलेटल सिस्टम लेके जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि देखो ये ह्यूमन
स्केलेटन सिस्टम है, ताकि हम विजुअली देख पाए और देख करके समझ पाए। तो पोस्टर है, बैनर है, 3D मॉडल है या रियल मॉडल है, लेके जाते हैं। तो ये सब तैयारी करते हैं, टीचिंग एड सब कुछ पहले से सब तैयारी करते हैं। और ये सब तैयारी क्या होता है, ये प्रिपरेशन की स्टेज होती है। ठीक है, ये सब फिर क्या होता है, फिर प्रेजेंटेशन शुरू होता है। फिर जब क्लास में तैयारी करके टीचर पहुंचता है सारी तैयारियों के साथ, फिर वही क्लास में जाता है। क्लास में आपको बताता है इंटरेक्टिव फेज, इसमें क्या करता है टीचर, जो क्लास के साइज को देखता है, ये कितने बच्चे हैं। फिर क्लास के बच्चे को, जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको जानने का प्रयास करता है, उनको समझ, क्योंकि रोज रोज जानना होता है बच्चों को। ऐसा नहीं कि आप नाम से चेहरे से जानते, नहीं, रोज उनकी मेंटल कंडीशन क्या है ये जानना जरूरी होता है। वो तैयार है कि नहीं तैयार है सीखने की। उनको आपने देखा, आपने उनकी पता लगे अभी क्लास हुई है, बच्चे थके हुए, तो आप कहोगे चलो ठीक है 5 मिनट का टाइम है, फ्रेश होके आ जाओ। तो आपने उनको टाइम दिया, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, उनको रिमेडी किया, देखा ठीक ठाक इन्वायरमेंट हो गया, फिर आपने पढ़ाना शुरू किया। अब प्रेजेंटेशन में होता क्या है, अगली प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं कि हमने सीधा प्रेजेंट कर लिया। प्रेजेंटेशन में ये होता है कि हम पहले कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, इसमें सिखाया जाता है प्रेजेंटेशन। इसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं कि शिक्षक पहले क्या करेगा। आज हम शिक्षण के बारे में पढ़ें, तो शिक्षण क्या है, विद्यार्थी, शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक उसको बोल के पढ़ाएगा कि किताब से पढ़ाएगा कि ब्लैक बोर्ड से लिख के पढ़ाएगा, ये सब लिखना पड़ता है कॉपी में। फिर विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी अगर ब्लैक बोर्ड पे शिक्षक देगा उसको देख करके नोट करेगा। तो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, लेक्चर मेथड यूज कर रहा है, ब्लैक बोर्ड मेथड यूज कर रहा है, मेथड लिखना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा जाएगा ये यूज करना पड़ता है। उसके बाद में विद्यार्थी क्या कर रहा होगा उस समय, ये भी नोट करना पड़ता है। और साथ साथ मूल्यांकन का कौन सा तरीका अपनाया जाएगा ये भी नोट। फिर जब एक चीज कंप्लीट हो गई, जैसे शिक्षण कंप्लीट हो गया, तो पहले शिक्षक प्रश्न भी पूछेगा, शिक्षक जो हमने पढ़ाया वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उसमें भी होता है कि कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, डेवलपमेंटल क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए शिक्षक को कि जो भी पढ़ाया था वो क्लियर हो गया, अब इसके आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से शिक्षक पढ़ाता है बार बार, और उससे प्रश्न पूछ करके जानने का प्रयास करता है कि समझ में आया। इस तरह से वो पूरे 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास को कवर करता है। साथ साथ वो क्या करता है, इसी में कंपैरिजन करता है और एसोसिएशन भी करता है। जो पढ़ा रहा होता है, पढ़ाते समय विद्यार्थियों को समझाने की दृष्टि से वो विभिन्न चीजों के साथ उसकी तुलना भी करता है, उसकी समानता को भी देखता है, उससे प्रश्न भी पूछता है, उसको उदाहरण भी देता है, और उसमें टीचिंग एड कहाँ दिखाना है, ये सारी चीजें जो है पाठ्य योजना में होती है। फिर क्या, जनरलाइजेशन, फिर सामान्यकरण होता है। यानी लास्ट में जब सब कुछ पढ़ा चुका होता है तो शिक्षक एक बार फिर से क्या करता है, जो चीजें पढ़ाई गई हैं उन चीजों को देख करके फिर से समराइज कर देता है। और फिर लास्ट में क्या, एप्लीकेशन पार्ट की जो पढ़ाया गया है वास्तव में उसका उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है। यानी यूं ना हो कि पढ़ा दिया गया, अच्छा इसकी रिलेवेंसी क्या है, इसकी रिलेवेंसी तो पता नहीं, तो फिर वही पढ़ाया क्यों। तो रिलेवेंसी भी क्या है, उस जो पार्ट पढ़ाया गया, ये सारी चीजें भी मेंशन करनी। यानी यूं कहें कि जैसे आप आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट बना के लेके जाते हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं आपको मालूम होता है। ठीक है, या आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चीजें बिल्कुल मेंटेन करके जाते हैं। उसी तरह से ठीक पाठ्य योजना होती है। जो शिक्षक होता है, जो बीएड का विद्यार्थी होता है, जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो पाठ्य योजना का निर्माण करता है, आप उस पाठ्य योजना को देख करके बता सकते हैं कि इस समय क्लास में शिक्षक क्या कर रहा होगा। यानी वो जो पाठ्य योजना होती है वो कॉपी पीछे रख दी जाती है, एग्जामिनर आता है, एग्जामिनर उस पाठ्य योजना को देखता है कि इस समय पाठ्य योजना के अनुसार शिक्षक पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। इवन मतलब टाइम बिल्कुल फिक्स होता है, जैसे वो जोमेटो डिलीवरी होते हैं, फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी करेगा, टाइम बिल्कुल देख सकते हो कि कहाँ पर है। वैसे ईच एंड एवरीथिंग फिक्स होती है, इतने टाइम पे शिक्षक इस प्रक्रिया में यानी लिख रहा होगा या विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहा होगा। नहीं, सेकंड्स का, मिनट का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं। ये सारी चीजें जो है ये पाठ्य योजना की क्या है, स्टेप्स है, 5 स्टेप्स। ठीक, तो इस तरह से शिक्षण जो है, शिक्षण क्या है, शिक्षण के प्रकार हैं, शिक्षण की प्रोसेस है, ये सब समाप्त होती है। अब शिक्षण के आगे चलते हैं, शिक्षण के चर। जो टीचिंग होती है, हमने बताया था टीचिंग क्या है, एडम्स महोदय ने कहा था टीचिंग इज ए 2 डायमेंशन प्रोसेस, और वहीं पर जॉन डीवी ने कहा था टीचिंग इज ए 3 डायमेंशनल प्रोसेस। तो शिक्षण क्या है, 2 मुख्य प्रक्रिया जिसके अंदर शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं, लेकिन वही जॉन डीवी ने कहा नहीं, एक पाठ्यक्रम का भी होना जरूरी है। तो ये तीनों क्या है, चर। चर वेरिएबल जिसे कहते हैं, आप जानते होंगे, रिसर्च पढ़ा है आप सभी ने। वेरिएबल क्या है, जो वेरी करता रहता है, जो बदलता रहता है, जिसको मापा जा सकता है, जिसको मेजरेबल है, जिसको क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। साथ ही जो प्रभावित होता है या प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं। तो इसी तरह से शिक्षण के चर, शिक्षण के तीन टीचिंग के 3 वेरिएबल। अब वो कौन कौन से वेरिएबल हम जानते हैं। एक टीचिंग में एक कौन हो गया, एक टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, और एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल
क्या है, करिकुलम, सिलेबस, टीचिंग मेथड, ये सारी चीज। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, वो चर जो स्वतंत्र है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, और जो प्रभावित करता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। तो कौन प्रभावित करता है भाई, शिक्षक हम सभी को। तो विद्यार्थी 100 होते हैं या 50 हो गए हैं जितने, ये अभी देख लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी पैसिव हैं, मैं क्या हूँ एक्टिव। तो प्रभाव किसका पड़ रहा है, मेरा पड़ रहा है। तो जो प्रभावित करता है उसे क्या है, स्वतंत्र चर कहते हैं। और जो प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं, आश्रित चर कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए क्लास में क्या होता है, शिक्षक मेन रोल में होता है, तो शिक्षक पढ़ा रहा होता है, विद्यार्थी के लिए ही पढ़ा रहा है, लेकिन रोल उस समय एक्टिव किसका है, प्रभाव किसका पड़ रहा है, शिक्षक का। तो इसलिए उसे स्वतंत्र चर की कैटेगरी में रखा गया। डिपेंडेंट वेरिएबल चूंकि विद्यार्थी प्रभावित होता है और शिक्षक ने जो पढ़ाया है, देखिए मैंने जो पढ़ाया है वो मेजरमेंट मेरे पे नहीं किया जाएगा कि मैं जाकर के एनटीए का एग्जाम दूं, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा तो आप सभी क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं, क्वालिफाई आपको ही होना है, एग्जाम आप ही देंगे। उसी तरह से शिक्षक ने जो पढ़ाया है वो कितना विद्यार्थी समझ में आया, या शिक्षक कितना ज्यादा अच्छा था, इसकी भी पहचान विद्यार्थी के मूल्यांकन से ही होती है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट है। फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल मध्यस्थ चर है, जैसे पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम भी डिपेंड करता है। जैसे आपको आप बढ़िया से आप पढ़ रहे हैं, अब किसी को मैथमेटिक्स नहीं आती है, ठीक है, अब उसको जो है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो उसके लिए तो बड़ा बोरिंग काम हो जाएगा। किसी को जो है साइंस के कुछ सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं आती तो उसको दे दिया जाए, उसको दिक्कत है। तो ऐसे में क्या है कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट, जो आपको पसंदीदा चीज होती है, वो अगर आपको दी जाए तो आप पढ़ने में ज्यादा अच्छे मन लगेगा और ज्यादा उसमें डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। लेकिन जो आपका पढ़ने की चीज है, ऐसी चीज दे दी जाए जो आपका मन ना लग रहा हो, वो चीजें, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होगा, तो आप उतने डिजायर्ड तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो करिकुलम, सिलेबस, टीचिंग का मेथड भी, ये सारी चीजें क्या है, सीखने की चीजों को प्रभावित करती है। ये मत समझिएगा कि सीखने की चीजों को केवल आप प्रभावित करते, नहीं, शिक्षक आपके शिक्षण को प्रभावित करता है, आप खुद प्रभावित करते हैं, पाठ्यक्रम प्रभावित करता है, सीखने का तरीका प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट प्रभावित करता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सीखने के प्रभावित करती है, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो एक एक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं शिक्षक, टीचर। टीचर क्या है, जैसे शिक्षक कहते हैं, गुरु कहते हैं, विभिन्न नामों से जानते हैं। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र है, यानी जो प्रभावित करता है, और स्वतंत्र जिसमें बदलाव किया जा सकता है। शिक्षक चाहे 2 मिनट पढ़ाए चाहे 10 मिनट पढ़ाए, वो डिपेंड, चाहे क्या पढ़ाना है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो टीचर है कौन, अ टीचर इज ए पर्सन हु हेल्प अदर टू एक्वायर नॉलेज। शिक्षक क्या है, वो व्यक्ति है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो दूसरे को ज्ञान प्राप्ति में सहायता करता है। नॉलेज, कॉम्पिटेंस, वैल्यूज, जो दूसरे को ज्ञान प्राप्ति में, या उसको कॉम्पिटेंस का मतलब कि वो अपने विषय का क्या हो, मजबूत हो जाए, अपने विषय में परिपक्व हो जाए, अपने विषय में ज्ञानी हो जाए, उसमें या मूल्यों को प्राप्त करने में जो भी व्यक्ति सहायता करता है उसे हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षक को ये नहीं कि जिसका अपॉइंटमेंट हो गया है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए या विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षक। शिक्षक एनीवन, कोई भी, अगर आपको कोई ऐसा चीज है, कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको नॉलेज ट्रांसफर करता है, जो आपके मूल्यों को आगे बढ़ाता है, तो वो आपका शिक्षक है। टीचर इज द मेन कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक क्या है, मेन कंपोनेंट। टीचर डिसाइड द फेट ऑफ द पीपल एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेचर। कहते हैं नहीं, शिक्षक जो है विद्यार्थियों के क्या करता है, फेट ऑफ पीपल एंड प्रोग्रेस ऑफ नेचर, विद्यार्थियों के भाग्य का निर्माण करता है, और साथ साथ क्या करता है, राष्ट्र की प्रगति में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है, कहते नहीं, कोठारी कमीशन का एक स्टेटमेंट है, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज सेव्ड इन हर क्लासरूम। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। तो ये आता भी है, क्वेश्चन भी आता है कि भारत के भाग्य का निर्माण जो है कक्षाओं में होता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो कोठारी कमीशन 1900, दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी, जो आपने पढ़ा भी होगा 1964 और 66 में कमीशन। तो या उसे ये डीएस शिक्षा कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कमीशन है, इस कमीशन ने इस बात के ऊपर जोर दिया। तो भाई ये शिक्षक क्या करता है, निर्माण करता है, भाग्य का निर्माण करता है, विद्यार्थी होते हैं, और उन विद्यार्थियों को जो है कल्टीवेट करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, वही विद्यार्थी चल के आगे राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, तो ये चलिए अब आते हैं शिक्षक के गुण। शिक्षक के बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, बहुत सारे गुण। देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनके फिक्स आंसर होते हैं, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, फिक्स आंसर है। लेकिन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के क्या गुण होने चाहिए, भैया बहुत सारे गुण हो सकते हैं, मेरे हर किसी के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जितने लोग उतने गुण को बखान कर सकते हैं। तो यहाँ क्या फिक्स नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि फिक्स कोई चीज है। यहाँ क्या है, नॉलेज के ऊपर जो जितना ज्ञानवान है उतने वो उतने तरीके से किसी के गुण को परिभाषित कर सकता है। तो यहाँ फिक्स आंसर नहीं, इसलिए जो गुण आए थे अभी तक उन्हीं के बारे में बताया गया है।
ठीक है। अ टीचर इन ए क्लासरूम हैज इमीडिएट कंट्रोल, कि शिक्षक जो है अगर क्लासरूम में प्रवेश करता है तो उस पर तुरंत किस पे कंट्रोल होना चाहिए, तो है सेल्फ सिलेक्शन ऑफ मेथड एंड कम्युनिकेशन एंड द मैसेज, कि इंटरेक्टिव सेशन है, यानी क्लास में टीचर ने एंट्री की तो उसको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। क्या ध्यान में रखनी है? जैसे सबसे पहले सेल्फ, कि क्लासरूम के जब बाहर था तो वो नॉर्मल था, वो कैसे भी था चलता था, लेकिन जब वो क्लासरूम में इंटर करता है तो क्या है, उसके सामने विद्यार्थी बैठे होते हैं और वो विद्यार्थी जो हैं उस शिक्षक को फॉलो करते हैं, कि शिक्षक जैसा करता है उसका प्रभाव जो है विद्यार्थियों पे पड़ता है। इसलिए हमेशा जब भी विद्यार्थी दिखे या विद्यार्थी सामने होता है तो शिक्षक को सबसे पहले अपनी चीज को कंट्रोल करना, क्यों? क्योंकि उसी को देख करके उसके विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। अगर उसको कुछ गड़बड़ करेगा तो विद्यार्थी वही सीखेंगे और फिर उस तरीके को सेल्फ कंट्रोल। फिर क्या, सिलेक्शन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मेथड उसको भी सिलेक्ट करना होता है। क्यों? आप सामान्य से गांव की भाषा में बात कर रहे हैं या कोई सी भी भाषा, भाषा का मतलब ये नहीं है, भाषा का मतलब क्या, जनरल टॉक कर रहे हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड्स जोन में टॉक करते हैं दूसरे से टॉक कर रहे हैं, लेकिन जब विद्यार्थी सामने होता है तो आपको प्रोफेशनल तरीके से उनके तरीके से टॉक करना। तो कम्युनिकेशन के मेथड्स है। और उसके बाद में जो मैसेज आप बताना चाहते हैं, जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, उसमें भी परिवर्तन, कि आप सामान्य व्यक्ति से बात करें तो आप मजाक भी कर सकते हैं, आप जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो जो आपके लेवल के अनुसार सही हो सकता है, विद्यार्थियों के अनुसार वो सही ना हो या विद्यार्थी के ऊपर गलत असर पड़ सकता है। ऐसे में खुद पर, अपने संचार, अपने बोलचाल के तरीके पर और साथ ही साथ अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होता। अ टीचर टीच बट आल्सो लर्न, शिक्षक पढ़ाता है सीखता है, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए शिक्षक की। ये नहीं कि उसका काम पढ़ाना है, नहीं, उसका काम सीखना है। अगर वो सीखेगा नहीं तो पढ़ाएगा क्या? इसलिए शिक्षक से आ जाता है, शोध करिए, पुस्तकें पढ़िए, पुस्तकें लिखिए, विद्यार्थी को पढ़ाइए। एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो योर आर्टफुल पॉज। कहते हैं कि आर्टफुल ये केवल टीचर के लिए नहीं है, स्टूडेंट के लिए भी एक तरह से गुड कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेटर, एक जो क्लासरूम कम्युनिकेटर होता है, यानी जो क्लास में बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाता है, तो यू आर सपोज टू नो, उसको ये सपोज किया जाता है कि उसको आर्टफुल पोज, आर्टफुल पोज का मतलब कहाँ पर रुकना है उसे ये मालूम होना चाहिए, नहीं कि तुरंत आई बात नहीं, कहाँ पर रुकना है, ताकि क्या है उसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़े। जैसे संगीत गाने वाले को कहाँ पर रुकना है उसे मालूम होता है, अगर वो सही जगह नहीं रुकेगा, पॉज नहीं देगा तो क्या होगा, संगीत का जो लय है बिल्कुल गड़बड़, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना। टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट किसके बाद आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इट, वो है टीचर का नॉलेज किसके प्रति, सब्जेक्ट, जो विषय वो पढ़ाने जा रहा है क्या वो विषय का विशेषज्ञ है, यानी कॉम्पिटेंस ऑफ द सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। सबसे मेन क्वालिटी है कि अगर वो विषय का विशेषज्ञ नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो सब कुछ है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस शिक्षक का काम क्या, पढ़ाना, और जब पढ़ाना ही नहीं आता है, जब नॉलेज ही नहीं है, तो हम डिसिप्लिन है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, बोलते अच्छे हैं, लेकिन नॉलेज ही नहीं है तो फिर बेकार। क्योंकि शिक्षण क्या है, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया, वो जरूर होती है। फिर कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, बहुत बढ़िया। शिक्षक में गुण होना चाहिए किसका, कम्युनिकेशन का, संचार का, क्योंकि नॉलेज को ट्रांसफर करना, और नॉलेज को तभी बेहतर तरीके से ट्रांसफर होगा जब संचार बेहतर होगा। संचार का मतलब समान, जो मैं समझ रहा हूँ वही आपको समझा, दिस इज कम्युनिकेशन। फिर टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग क्लासरूम ट्रांजेक्शन, ये भी होना चाहिए क्या, टीचर की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए किस पे, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या हो रहा है उसको मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना, ये टीचर की बहुत लोग, ये कॉम्पिटेंस होनी चाहिए शिक्षक की। बहुत शिक्षक ऐसे होते हैं, क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं खुद, और विद्यार्थी जो है पीछे कोई हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, कहीं दूसरे को जो है टीच कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, पता लगता है क्लासरूम में कोई कंट्रोल ही नहीं है, अब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को कुछ और कर रहा है, शिक्षक कुछ है ही नहीं, शिक्षक अपना देखा और चला गया, नहीं। शिक्षक जब तक अपने क्लास में, यदि वही है कि एक जो है ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है और पैसेंजर जो बैठे हुए हैं एक दूसरे को लड़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो क्या होगा, ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहेगा तो हो सकता है, अटेंशन नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए क्या है, शिक्षक को क्लासरूम में जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी पूरी कंट्रोलिंग होनी चाहिए, पूरी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नहीं कि वो अपना काम के साथ। क्या है, विलिंगनेस टू पुट एजम्पशंस टू टेस्ट, इसके सिवा उसकी क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए, इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसकी, पुट एजम्पशन टू टेस्ट, बच्चों की जो अवधारणाएं हैं उसको टेस्ट करने के लिए, उसको मापने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए। कैसे विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैंने कह दिया भाई, एक कहानी, एक मूवी भी है,
मुझे नाम नहीं उसका याद है, उसमें एक विद्यार्थी कहता है कि भाई शिक्षक पढ़ाता है कि मौसम जितने होते हैं, भाई बरसात हो गया, ठीक है, गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, ठीक है, और बसंत आ गया। तो उसने बताया भाई कि ये 4 मौसम होते हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है 4 मौसम होते हैं, सभी विद्यार्थी कह रहे हैं 4 मौसम होते हैं। तब तक एक विद्यार्थी खड़ा होता है, कहता नहीं गुरुजी हमारे यहाँ तो 3 ही मौसम होते हैं। बोले कौन है? बोले ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है और पतझड़ होता है, बरसात तो होती ही नहीं है हमारे यहाँ। तो शिक्षक ने कहा, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये भी कहा जा सकता है, शिक्षक कह सकता है नहीं किताब में तो लिखा है 4 मौसम होते हैं, 4 ही होते हैं, तुम गलत हो, तुमको क्या मालूम है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक को वेरीफाई करना जरूरी है कि विद्यार्थी कह रहा हो सकता है, तो उनसे जानने का प्रयास करता है। वो शिक्षक पूछता है कि तुम्हारे यहाँ ऐसा क्यों होता है, तो अपने गाँव के बारे में बताता है कि हमारे यहाँ की सिचुएशन ऐसी, बरसात नहीं होती हमारे यहाँ, तो वहाँ 3 ही मौसम होते हैं। तो हमें ये भी जरूरी होती है। आजकल क्या होता है कि बच्चा अगर कोई कह देता नहीं सर ये सही नहीं है, ये गलत है, तो शिक्षक कहता नहीं तुम मेरे को, मतलब तुम मेरे को सिखाओगे, अब तुम मेरे को बताना सिखा रहे हो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ गलत है, तुम जो बोल रहे हो सही है। तो ऐसे में क्या होता है, शिक्षक को अपने सेल्फ पे बड़ा धक्का सा लगता है और वो विद्यार्थी को बैठा देता है। विद्यार्थी की जिज्ञासा करना तो समाधान करता है, बल्कि उसे डांट भी देता है। नहीं, अगर कोई विद्यार्थी कह रहा है, उसे लगता है, एक जैसे हमने कह दिया कि पृथ्वी गोल है क्योंकि हमने सबने पढ़ा है, लेकिन किसी कोई कह रहा है नहीं सर पृथ्वी जो है हमने पढ़ा है वो फ्लैट भी है, तो अगर वो कह रहा है फ्लैट है तो उसके तर्कों को सुनिए। हो सकता है कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा और मुझे नहीं मालूम पृथ्वी फ्लैट है, उसको मालूम, उसने कहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि उस ज्ञान ज्ञान से हम लोग अनिवेज्ञ हों, तो उसे वो बताए तो सबको मालूम चल जाए। तो ऑलवेज ऑलवेज हमें नहीं, किसी को भी हमें ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि सामने वाला कह रहा है तो हमें सुन ले, हो सकता है कि उसमें कुछ तर्क हो, उसमें कुछ अच्छी चीज हो, तो ये शिक्षक में होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टिंग मिस्टेक, अपनी गलतियों, गलती कर रहा है तो अपनी कि हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, इसकी जगह ये होना चाहिए। ठीक है, सेटिंग एग्जाम्पल ड्यूरिंग क्लासरूम, एग्जाम्पल यानी उदाहरण के द्वारा पढ़ाए, क्योंकि बिना उदाहरण, उदाहरण का मतलब उदाहरण यही होता है कि हम उसको रियल लाइफ के साथ एसोसिएट कर पाते हैं। ठीक है, गुड टीचर ऑलवेज इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट, कुछ शिक्षक जो होते हैं अच्छे, वो मोटिवेट करते हैं, बेटा आगे बढ़ो, पढ़ोगे, फ्यूचर बनाओगे, ये करोगे। वो ये नहीं कहते कि पढ़ोगे, आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, बस सोच समझ के बेहतर तरीके से करो। ठीक है, गुड टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, तो क्या रिसोर्सफुल भी होना चाहिए। रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल का मतलब ये नहीं कि उसके पास चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, नहीं, रिसोर्सफुल होने का मतलब है कि उसका जो भी ज्ञान है, ज्ञान से संबंधित उससे रिसोर्स होना चाहिए, कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है, विषय से संबंधित कितने रिसर्च पेपर या इससे जुड़े जुड़े हुए नए नए आर्टिकल क्या आ रहे हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इससे जुड़े हुए जो इस विषय के विशेषज्ञ कौन है, ऐसी चीजों के बाद उसे रिसोर्सफुल पार्टिसिपेटिव होना चाहिए कि उस जो भी एकेडमिक प्रोग्राम है उसमें वो पार्टिसिपेट करे, ताकि बच्चों का भी मनोबल बढ़े। टीचर रोल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आता है कि हायर एजुकेशन में टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए। तो टीचर्स का रोल होना चाहिए बच्चे को सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट, क्योंकि देखिए 12वीं तक तो काम है स्पून फीडिंग का, कि शिक्षक क्या है चम्मच लेकर के बच्चों को वो खाना खिलाता है, लेकिन हायर एजुकेशन में अगर स्पून फीडिंग करेगा तो बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा ज्यादा। तो इसलिए हायर एजुकेशन में क्या, सेल्फ लर्निंग, हम गाइड की तरह से खड़े हैं, आप आगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अ टीचर हैज टू टेक रिकॉग्निशन ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन क्लासरूम, रिपीटेटिव क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है इस बात को भी ध्यान रखना कि बार बार ऐसा नहीं कि बोले और चुप हो गए, बोले और चुप हो गए, बोले और चुप हो गए, तो शिक्षक को विद्यार्थी को लगने लग जाता, लग रहा है मैटर कुछ गड़बड़ है, लग रहा है सर आज या तो कंफ्यूज हो रहे हैं या तो कुछ और बात है, तो ऐसे में ये ध्यान रखना। फिर क्या मूल्यांकन आता है, शिक्षक का मूल्यांकन होना जरूरी है, यस वेरी इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है, ताकि शिक्षक को भी पता चले कि वो जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है, वो जिस शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है वो कितनी सही है कितनी गलत है, या उसमें खुद में कितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इसलिए शिक्षक के मूल्यांकन भी जरूरी है। शिक्षक मूल्यांकन ये ना कि सर क्लास में खड़े होगा, सर आपने गलत पढ़ाया है, आपको ऐसे नहीं आता, नहीं, शिक्षक का मूल्यांकन का अभिप्राय है, जैसे शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है कि उसे एग्जाम देता है, एग्जाम देकर के उसके आधार पर करता है, दूसरी तरह से शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है और जो फीडबैक के आधार पर उसके इवोल्यूशन किया जाता है, उसे बताया जाता है कि ये चीजें हैं, विद्यार्थी की रिक्वायरमेंट है, इस चीज को आप इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। साथ ही शिक्षक के लिए क्या विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कि उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से क्या है उसको नई तकनीकी और या नए समय के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये टीचिंग का एक वेरिएबल था। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। सर ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए, इवैल्यूएशन।
लास्ट वाला इवेल्युएशन ऑफ द टीचर, इवेल्युएशन का मतलब पूरा है मूल्यांकन से। To make teacher teaching seriously and help teacher adopt innovative method of teaching। मूल्यांकन क्यों जरूरी होता है? मूल्यांकन का मतलब मूल्य का अंकन करना। मूल्य मतलब वैल्यू, अंकन मतलब उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। आखिर वैल्यू है कितनी, ये कैसे पता चलेगा? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, कैसे पता चलेगा? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिनको आप किलो में मेजर कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको आप मीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनको ना आप किलो में तोल सकते हैं ना मीटर में कर सकते हैं। तो ऐसे में उन चीजों को अंकन करना के लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसे मूल्यांकन कहते हैं। तो हर एक चीज की मूल्यांकन की अलग विधि होती है। अब शिक्षण का कैसे मूल्यांकन हो, तो आपको बताया था शिक्षक का मूल्यांकन कैसे होता है। बच्चे को जो पढ़ाया गया है, बच्चा कितना बेहतर काम कर पाता है, उसके आधार पर उसके शिक्षक का मूल्यांकन होता है। तो अब कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, मैथ का बहुत बढ़िया टीचर है, जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ और आप जाएं एग्जाम दे, और एग्जाम देने के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन आप फटाफट सही मार्क के लेके आए, तो क्या होगा? आप जिससे भी बताओगे तो हाँ भाई वो शिक्षक बहुत बढ़िया पढ़ा। आप जाओ पांचों के पांचों क्वेश्चन पता है टीचिंग एप्टीट्यूड गलत हो गए, तो क्या करोगे? कुछ भी पढ़ाया समझ में नहीं। तो क्या है, इट इज इवेल्युएशन ऑफ ए टीचर। यानी गलत वहां हुआ, मूल्यांकन किसका हो रहा है? शिक्षक का। सही वहां हुआ, मूल्यांकन किसका हो रहा है? शिक्षक का। ठीक है, तो ये क्या, इससे क्या है कि उसका मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन होने से क्या है, ताकि वो अगर गड़बड़ तरीके से पढ़ा है, टीचिंग को लाइटली ले रहा है, वो भी अपने आप को सुधार करे। पता लगा रिजल्ट आया क्लास 10th का और मैथ के सारे बच्चे फेल, तो बच्चे फेल इसका मतलब कहीं ना कहीं एक फेल होता तो चलता, सारे बच्चे फेल हुए तो कहीं ना कहीं टीचर की कुछ कमी है। अगर टीचर में कोई कमी नहीं तो पढ़ाने के तरीके में कोई कमी है, यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज रह गई है जो कि इस जो रिजल्ट आया है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो शिक्षक को अपने आप में उसको सुधार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मूल्यांकन एनसीईआरटी भी कराती है, और अब तो सभी संस्थान जो है शिक्षक का मूल्यांकन करवाते हैं समय समय पर। थैंक यू सर। सर, ये चलिए कोई इम्पोर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक रिकॉग्नाइजेबल व्हाइल एड्रेसिंग इन अ स्टूडेंट क्लासरूम, ये वाला पॉइंट बता दीजिए। एड्रेस कहाँ पर है? सबसे लास्ट वाला सर। हाँ, important element a teacher has to take recognition of while addressing student in the classroom। देखिए important element, ये क्वेश्चन आया था। देखिए ये जो लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन लिखा था, important element a teacher has to take recognition of while addressing student in classroom, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन के कई सारे आंसर लिखे थे, तो जो सही आंसर था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या है, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक रिकॉग्निजेंस, यानी टीचर को एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको पहचानना चाहिए। किस समय पर? ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा है। एड्रेस का मतलब जब स्टूडेंट को कुछ बता रहा है। तो जैसे स्टूडेंट को जब बता रहा हो तो क्या है, वो कम्युनिकेशन कर रहा है उस समय, नहीं संचार कर रहा है, नहीं जो कुछ भी वो नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है या कोई सूचना दे रहा है या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अगर वो इंस्ट्रक्शन देते समय बात बात पे तुरंत रुक जाता है, टीचिंग मेथड, यानी मैं एक शब्द कह रहा हूँ मैं रुक रहा हूँ, मैं शब्द कह रहा हूँ मैं रुक रहा हूँ, मैं शब्द कह रहा हूँ मैं बार बार रिपीटेटिव पॉज, मतलब तुरंत 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 रुकता चला जाता हूँ, बार बार रुकता चला जाता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे कम्युनिकेशन जो है वो बाधित हो जाएगा। जैसे वो होता नहीं है कि आवाज, सर आवाज नहीं आ रही है, फिर आवाज आई, फिर आवाज नहीं आ रही, फिर आवाज आई, तो क्या होगा, आपको सही तरीके से संचार का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ना तो आप सही तरीके से समझ पाएंगे, और ना ही जो मैं समझाना चाहता हूँ वो नॉलेज जो है वो आपको ट्रांसफर हो पाएगा। तो क्या है, कम्युनिकेशन बाधित हो जाएगा, और लर्निंग और टीचिंग लर्निंग की जो ब्रिज है, जो पुल है, वो टूट जाएगा और लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को शिक्षक को विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसे तुरंत तुरंत रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैं सेंटेंस कह रहा हूँ तो सेंटेंस कंप्लीट हो, या जहां पर जरूरत हो रुकने की वहीं रुके, अन्यथा जो है वो अपनी चीज को कंटिन्यू करता चला जाए। ठीक, ये है इसका मतलब। ठीक है, कुछ और नहीं, आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं भाई, समझ में भी आ रहा है कि हम भी ऐसे ही जो है। हेलो, सर आ रहा है, सर समझ में आ रहा है। हाँ चलिए कहानी सुनाता हूँ। हाँ मैं इसलिए मैं कहानी याद आ गई मुझे कि एक बार क्या हुआ। वॉइस क्लियर है? हाँ ठीक है, मैं एक बार क्या, मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप लोग जब सुन लीजिएगा। कि एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी कथा कह रहे थे। ठीक है, एक जगह, जैसे ये टाइम चलता है, आप
जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान की प्रार्थना करते रहे, तो भगवान की प्रार्थना करने के लिए क्या हुआ कि भागवत कथा का पाठ हुआ 9 दिन के लिए। तो पंडित जी आए और पंडित जी ने 9 दिन में भागवत कथा कही, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कही। और भागवत पुराण जो कथा कही उसमें रामचरितमानस में जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, और जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है भगवान राम के चरित्र पर, उन्होंने पूरा पूरा भगवान राम के बारे में वर्णन किया। और वर्णन किया, कथा समाप्त हुई, 9 दिन भोज हुआ, और भोज होने के बाद पंडित जी अपना दक्षिणा लिए और चल दिए, निकल दिए। तब तक क्या हुआ कि उसी भोज में एक महान भाव आए, और महान भाव जो आए उन्होंने, जो घर के मालिक थे जिन्होंने कथा सुन रहे थे, उनसे आए, बोले बोले 9 दिन बीत गए, बहुत बढ़िया कथा रही होगी, और आपने भोज भी बहुत बढ़िया दिया। बोले हाँ, सारा कुछ संपन्न हो गया, और पंडित जी बहुत अच्छे थे और बहुत बढ़िया तरीके से कथा सुनाई, पूरा समझ में आया। बोले अच्छा। बोले एक प्रश्न था हमारे मन में, एक जिज्ञासा थी। बोले क्या? बोले ये बताइए कि आपने रामचरितमानस के बारे में बताया होगा उन्होंने। बोले हाँ, भगवान राम के बारे में बताया। बोले अच्छा, रावण के बारे में बताया। बोले ये बताइए कि राक्षस कौन था, राम थे राक्षस या रावण राक्षस था? बोले पंडित जी ने कथा तो पूरी पूरी सुनाई, पूरा डिटेल से समझाया, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं बताई कि राक्षस कौन था, राम थे या रावण थे। मतलब राम के गुण बताए, रावण के सारे चीजें गलतियां बताई, लेकिन ये बात तो उन्होंने क्लियर नहीं की राक्षस कौन था, राम थे या रावण थे। बोले हमको तो ये जानना था। बोले हमको तो बताया नहीं पंडित जी से। बोले अभी अभी गए हैं, थोड़ी दूर पहुंचे हुए, मैं पूछ के आता हूँ। तो वो उठे और भागते भागते गए, पंडित जी से मिले, रोके रोके रास्ते में। तो पंडित जी बोले क्या हो गया, कौन सी विपत्ति आ गई? बोले गुरु जी कुछ नहीं, बस थोड़ी सा कंफ्यूजन हो गया था। बोले क्या? बोले आपने कथा बहुत सुंदर सुनाई, लेकिन ये बात नहीं बताया कि राक्षस कौन थे, राम थे या रावण थे। पंडित जी ने सुना, अरे वाह। बोले राक्षस न राम थे न राक्षस रावण थे, राक्षस मैं था और राक्षस तुम थे, क्योंकि मैंने कथा सुनाई और तुमने समझ ली, और मैं समझाने में कामयाब नहीं रहा कि राक्षस कौन था और देव कौन थे, और ना तुम समझने में कामयाब रहे। तो इसलिए मैं आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कथा पूरी हो जाए और जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा समाप्त हो जाए, और जो एग्जाम का टाइम आए तब ये रह जाए कि ये जो पढ़ाया गया था आखिर इसका उपयोग कहाँ पे करना है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ते रहिए और बीच बीच में प्रश्न पूछते रहिए, ताकि क्लियरेंस बनी रहे, कंफ्यूजन ना हो और मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चलिए अब आके आते हैं, हमारा जो सेकंड वेरिएबल है, जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल है हमारा, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे कहते हैं आश्रित। आश्रित मतलब जिसपे प्रभाव पड़ता है, जिसको जो प्रभावित होता है, जिसको मापा जाता है, या जिसके माध्यम से स्वतंत्र चर के प्रभाव को जाना जाता है, उसे हम आश्रित चर कहते हैं, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डीबीवी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। वो कौन है? लर्नर। लर्नर, लर्नर क्यों लिखा यहाँ मैंने? सीखने वाला। विद्यार्थी किसे कहते हैं? जो एडमिट होता है, किसी एडमिशन लेता है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, उसे हम कहते हैं विद्यार्थी है। ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से सीखते हैं भाई साहब, थोड़ी है कि आप मॉल में जाकर भी एडमिशन लेते हैं, मॉल में जाकर दोगे सीख, नहीं, आप लर्नर है। हम लर्नर क्यों कहते हैं? क्योंकि लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है सीखने की प्रक्रिया। तो लर्नर इसलिए कहा जाता है कि लर्नर प्रभावित होता है। तो लर्नर स्टूडेंट भी हो सकता है और लर्नर कोई भी हो सकता है। तो पर्सन हु इज लर्निंग अ सब्जेक्ट और स्कूल कार्ड लर्नर, वो पर्सन जो किसी विषय को सीखता है या किसी कुशलता को सीखता है। हम या तो कोई विषय सीख रहे होते हैं, किसी के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं, या हम अपनी कुशलता मतलब अपने फिजिकल जो स्किल है उसमें इन्हांसमेंट कर रहे होते हैं, तो उसे लर्नर कहते हैं। लर्नर इज ए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देखिए, इसलिए शिक्षण अधिगम, शिक्षण मतलब शिक्षक जो पढ़ा रहा है, अधिगम करता मतलब जो है विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एजुकेशन हैज बिकम चाइल्ड सेंटर्ड। आज की शिक्षा प्रणाली क्या है? बाल केंद्रित है, यानी विद्यार्थी सबसे ज्यादा केंद्रित है, इसलिए लर्नर इंपॉर्टेंट है। एडम वाज, अब एक लाइन ये जो लिखी हुई है इसको रहने दीजिएगा, मैंने इसे लिख दिया था, पिछली बार भी लिखा था, इसको हटाना भूल गया। कि ये एक जो फिलॉसफी है, दर्शन, जैसे आदर्शवाद आया और प्रयोजनवाद आया और प्रकृतिवाद आया। तो आदर्शवाद कहता था कि जो है विचारधारा, व्यक्ति नहीं विचार इंपॉर्टेंट है। प्रयोजनवाद कहता था कि जो कार्य के द्वारा सिद्ध हो जाए वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रकृतिवाद कहता था कि प्रकृति में, प्रकृति शिक्षक है और प्रकृति हमें सब कुछ सिखा देती है। तो प्रकृतिवाद ने ही कहा कि विद्यार्थियों को छोड़ दो और विद्यार्थी अपने आप से सीखेगा, उसको आप जबरदस्ती में सिखाइए।
तो उसी में जो है एडम की जो है उन्होंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया द टीचर टीच लैटिन टू लर्न। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि टीचर लैटिन पढ़ा रहा है और किसको पढ़ा रहा है, जॉन को। तो उन्होंने जॉन पर इंपॉर्टेंट डाला था, वो पूरी पूरी किताब है उनमें, तो उन्होंने जॉन पे इंपॉर्टेंट डाला था, ना कि टीचर पे। टीचर जो है वो जॉन को लैटिन पढ़ा रहा है, टीचर खुद नहीं। तो टीचर उन्होंने उस पुस्तक पे जोर दिया कि जो शिक्षा होनी चाहिए वास्तव में बाल केंद्रित होनी चाहिए, वहीं से शुरुआत होती है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की। यानी ये माना जाता है कि इस विचारधारा ने सबसे ज्यादा बच्चों पर इम्पोर्टेंट दी। ठीक है, क्योंकि आदर्शवाद जो विचारधारा है वो शिक्षक को इम्पोर्टेंट मानती है, और प्रकृति वाली विचारधारा जो है वो विद्यार्थी को। तो ये अधिगम करता है। अब अधिगम करता की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, जिसके लर्नर के क्या क्या गुण होने चाहिए, या फिर क्या गुण है जो उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला लर्नर मैच्योरिटी लेवल। लर्नर जो अधिगम करता है उसका परिपक्वता स्तर क्या है, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है। मैच्योरिटी लेवल का मतलब, अब क्लास 10th का विद्यार्थी है, उसे दर्शन के बारे में बताने लग जाओगे तो क्या होगा, सुनेगा और सुनने के बाद में थोड़ी देर देखेगा और फिर जाकर के खेलने लग जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, उसको यही मतलब नहीं कि आज पढ़ेगा तो आगे जाने के भविष्य में उसकी नौकरी लगेगी, है उससे मतलब, छोटे बच्चे से मतलब। ये मैच्योरिटी लेवल है। या यूं कहें कि छोटा बच्चा है और आप उसे जो है मोटरसाइकिल चलाना सिखाते। अब 2 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखेगा, क्योंकि वो मेच्योर नहीं हुआ है, ना ही फिजिकली मेच्योर हुआ है, ना ही मेंटली मेच्योर हुआ है उस चीज को हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले एक चीज होती है मेच्योरिटी लेवल, कि नेट के एग्जाम के लिए पीजी क्यों जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई, क्योंकि पीजी लेवल पर आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, आप समझ पाते हैं, आप डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसा नहीं था 10th के बाद में रखा जा सकता था नेट एग्जाम, नहीं, क्योंकि बच्चों में उस समय इतना नॉलेज डेवलप नहीं हो पाता। तो मेच्योरिटी जरूरी। फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, अब कोई बच्चा जो है वो क्लास 10th में उसने टॉप किया हो, क्लास 12th में उसने टॉप किया हो, उसने यूजी में टॉप किया हो, उसने पीजी में टॉप किया हो, वो नेट के एग्जाम में बैठने जा रहा है, तो उसके आसपास के विद्यार्थी क्या कहेंगे, यार समय तो टॉप करता है, तो पढ़ता है, फिर नेट तो तुरंत हो जाएगा, यही कहेंगे ना। कोई विद्यार्थी ऐसा है जो हमेशा से उसने नीचे से टॉप किया है, ठीक है, तो अगर वो नेट के एग्जाम में बैठेगा तो एक बार सब विद्यार्थी उसे सोचेंगे देख करके, यार भगवान सहारा है तेरा, बाकी सब में तो पास हो गया लेकिन इसमें जो है नीचे स्टॉप होगा, क्या होगा। तो क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारी डिफाइन करती है हमारे आगे आने फ्यूचर को, कि अगर हमारा रिजल्ट प्रीवियस क्लास में बेहतर आया है तो आने वाली चीजों में बेहतर होने की संभावना बनी रहती है। देखिए कहते नहीं, जो घोड़ा तेज दौड़ता है लोगों के ध्यान उसी पे होता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आपका फ्यूचर भी अच्छी होने की संभावना है। ये श्योर नहीं है कि आप आगे वाली बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं तो हमेशा आप सफल होंगे, बैक बेंचर्स भी सफल होते हैं, लेकिन बैक बेंचर्स में से 2 ही 3% सफल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रंट पे बैठने वाली। ठीक है, हर कोई मार्क जुकरबर्ग और जो है जैसे नहीं बन जाते हैं कि वैसे बन। ठीक है, तो अपनी अपनी बात। ठीक है, मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, एक मोटिवेशन होता है, एक होता है मोटिवेशन डिस्पोजिशन। ठीक है, मोटिवेशन क्या मतलब क्या है, मोटिवेशन क्या है, एक मोटिवेशन जो है जिसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं, कोई बताएगा मुझे एक लाइन में। नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मोटिवेशन को कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा प्रोत्साहित हिंदी में करना। कहते हैं, ये क्या है, हाँ यस, प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रोत्साहित होना या करना। प्लीज कर प्रोत्साहित करने, हाँ मोटिवेट होना या मोटिवेट करना, लेकिन मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है एक्चुअली, ये क्या है, हाँ बताएं। मोटिवेशन का ये हाइपोथेटिकल फोर्स क्या है, एक फोर्स है सर जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक ले जाने में मदद करता है। यस, ये क्या है, इट्स ए हाइपोथेटिकल इंटरनल फोर्स। ये क्या है, इट्स ए हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक इंटरनल फोर्स है which force you to get a desired aim to desired result। ये क्या है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिक मतलब काल्पनिक, कोई दिखाई, अभिप्रेरणा आपको कहीं दिखाई नहीं देती है कि कहीं रखी हो कोई वस्तु है, नहीं, ये हाइपोथेटिकल है। और क्या है, इंटरनल फोर्स है, आंतरिक चीज है, ये कहीं बाहर से नहीं, प्रोडक्ट बाहर नहीं रखा हुआ है। हाइपोथेटिकल इंटरनल फोर्स विच फोर्स टू यू, जो आपको फोर्स करती है, आपको धक्का देती है टू गेट अ डिजायर्ड एम, तो आपको जो डिजायर्ड उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में आपको धक्का देती है। कैसी, जैसे आप गए, आपने जाकर के मूवी देखी, तो आपने मूवी देखने के बाद, खासकर जैसे किसी ने मूवी देखी जाकर और वहां पर दंगल मूवी देख के आया अंदर, तो जब दंगल मूवी देख करके आता है तो क्या आता है, उसके अंदर भी आता है कि हम भी भाई पहलवान बन जाए।
ठीक है, लगता है। या वो सनी देओल की कौन सी मूवी है, वो पाकिस्तान रहता है और वो नल उखाड़ लेता है, तो हमको भी लगता है बाहर आके भाई हम भी नल उखाड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमको मोटिवेशन मिलता है किसी काम को करने। या आपके क्लास, आप इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं और इतने सारे लोग में से आपका दोस्त जो है वो जो जीआरएफ करता है, तो आपको भी देख करके मोटिवेशन लगेगा कि यार ये कर सकता है, मैं भी करूंगा तो मेरी भी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो हमें प्रेरणा मिलती है। या हम कोई वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देख करके हम इतना इंस्पायर होते हैं उस काम को करने के लिए, कि कोई छोटा बच्चा है या कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपने आसपास कोविड जैसे जो लोग हैं परेशान हैं, खाने की कमी है या किसी मेडिकल की कमी है, वो सहायता कर रहा है, कुछ भी नहीं फिर भी सहायता कर रहा है, तो हम मोटिवेट होते हैं कि हमारे पास अगर संसाधन है तो हम क्यों ना सहायता करें, तो हम मोटिवेट होते हैं। लेकिन वो मोटिवेट क्या है, हमें दूसरे को देख करके आता है, कभी कभी खुद से भी आता है, हम स्वयं से अंदर से आता है, तो मोटिवेट होते हैं और कार्य करने के लिए, जो भी हम कार्य चाहते हैं उसको हम कार्य करने के लिए प्रेरित। लेकिन ये मोटिवेशन क्या होता है, क्षणिक होता है कि नहीं। मूवी थिएटर में जाते हैं और मूवी देखते हैं और लगता है कि हाँ भाई हम भी पढ़ेंगे, अब हम भी पढ़ करके और देश का नाम रोशन करेंगे, हम भी जो है वो आईएएस बन जाएंगे राजकुमार राव की तरह से, और हम भी ये करेंगे, तो हम मूवी देखते हैं और या वीडियो देखते हैं या किसी लेक्चर में जाते हैं या किसी सभा में जाते हैं, हम वैसा देखते हैं और थोड़े समय के लिए हमारे मन में वो मोटिवेशन रहता है, और फिर घर पे आते हैं, भी खाना खाते हैं, कहते कल सुबह 5 बजे उठेंगे और 5 बजे उठ करके योग करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जीआरएफ कर डालेंगे। और फिर क्या होता है, सुबह होती है और सुबह 5 बजे की अलार्म बजती है, उसको बंद करते 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 सुबह के 9 बज जाते हैं, फिर अरे यार चलो कोई नहीं, आज छूट दिया, कल से करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। फिर एग्जाम आता है, कल नहीं आता, फिर एग्जाम सीधा आता है और एग्जाम में फिर से जाते हैं और फिर से आता है, चलो कोई बात नहीं, अब की फेल हो गए, अगली बार देखेंगे। तो ये क्रम चलता रहता है। तो यहाँ जो मोटिवेशन वो था, वो क्या था, टेम्पोररी था, वो आया और चला गया, वो किसी को देख करके आया था, ये अपने मन से आया था मोटिवेशन, और वो आया वो चला गया, क्योंकि वो चीज सामने से हटी और गायब मोटिवेशन। लेकिन एक मोटिवेशन होता है जो डिस्पोजिशन, मतलब स्थायी हो जाता है। स्थायी मतलब होता नहीं, आपने सुना होगा कभी कभी, मेरे को एक धक्का लगा, मेरे को ऐसा धक्का लगा, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा प्रण लिया कि मैं जब तक ये काम नहीं कर दूंगा चाणक्य की तरह से। तो वो प्रण जो होता है, जो डिस्पोजिशन जो होता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि वो अंदर से जाता है। अंदर से कब जाता है, जब आपके घर वाले लात मार के बाहर भगा देते हैं, कहते हैं जाओ जो करना है करो जाकर, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपको ये लगता है कि जब तक मैं कर नहीं दूंगा तब तक मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, मतलब स्थायी होना। वो मोटिवेशन फिर टेम्पोररी नहीं होता, वो मोटिवेशन किसी चीज से वो भटकता नहीं है, वो अपने टारगेट पे रहता है। वो चाहे अच्छी कंडीशन आपके साथ, आप चाहे किसी बैड सिचुएशन से गुजर रहे हो, चाहे आप, जैसे आपने देखा नहीं अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, वो जी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है और वहां पर वो तैयारी कर रहा है, तो वो क्या है, मोटिवेशनल डिस्पोजिशन है जो उसको बैठाए हुए है। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कहता है यार मरने की स्टेज पे बैठे हुए हो, यहाँ तैयारी करूंगा, नहीं, उसको मालूम है कि मैं मरूंगा नहीं। उसके उसकी उसकी आप सोचिए, उसकी विलिंगनेस देखिए, उसका उसका ये कहें पॉजिटिव थिंकिंग देखिए, कि उसको ये मालूम कि बीमारी जो है वो चली जाएगी, लेकिन एग्जाम मेरा आएगा तो मैं क्या करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, जो किसी बाहरी परिस्थिति से कभी डगमगाता नहीं, हो फिक्स होता है जब तक वो देश की प्राप्ति नहीं। तो ये है मोटिवेशनल डिस्पोजिशन बताया गया, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्या है, प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विषय के बारे में जो पूर्व ज्ञान है विद्यार्थी का, ये भी प्रभावित करता है। अब कोई विद्यार्थी जिसमें 12वीं में भी जो है योग पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी योग पढ़ा, पीजी में भी योग पढ़ा, अब वो नेट का एग्जाम देने जाएगा तो निश्चित रूप से उसने पहले से पढ़ रखा, तो उसे हेल्प मिलेगी। अब किसी ने आकर के सीधा पीजी में योग पढ़ा है तो उसमें अंतर आ जाएगा। तो हमारा पूर्व ज्ञान भी प्रभावित करता है। किसने पहले से गीता, पुराण, उपनिषद पढ़ रखा है, अब वो विद्यार्थी जो है, और किसी ने सीधा पीजी में एडमिशन लिया, उसे गीता पढ़ने को पढ़ रहे, तो दोनों में अंतर है, दोनों के नॉलेज में। एक पढ़ तो लेगा, रट तो लेगा, लेकिन जो समझ है जो पहले वाले को, यानी जो योग जिसने यूजी में पढ़ा, जिसने 12 में पढ़ा, जिसने पीजी में पढ़ रहा है, तो उसकी समझ में, और जो पहली पहली बार पढ़ रहा है उसकी समझ में अंतर होगा, जानकारी में नहीं। इस लोग दोनों को याद होंगे से, लेकिन एक का इस लोग के प्रति जो नजरिया होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, डीप होगी, और एक ही सरफेस। ये क्या, एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन सब्जेक्ट ऑफ द, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के विषय में एबिलिटी क्या योग्यता है, ये भी बड़ी मायने रखती है। आपने जितने बच्चे पढ़ रहे हैं योग में, आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को थ्योरी का कोई पेपर अच्छा आता होगा, किसी को रिसर्च अच्छी आती होगी, किसी को स्टैट अच्छी आती होगी, किसी को एनाटॉमी अच्छी आती होगी, किसी को बायो अच्छी से आती होगी, किसी को हठ योग अच्छे से आता होगा, किसी को क्या अच्छे से आता होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि
50 बच्चे क्लासरूम में हैं तो 50 को एक ही चीज अच्छे से आती है, हर विषय का अच्छे से। कोई नहीं, कोई बढ़िया, अगर लता मंगेशकर बहुत बढ़िया सिंगिंग कर लेती हैं तो जरूरी नहीं है वो जाकर के साइना नेहवाल की तरह से बैडमिंटन पर, नहीं, हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। तो ये भी एक मायने रखता है। कुछ बच्चों की एबिलिटी होगी टीचिंग एप्टीट्यूड में, तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा आसानी से, उनके अच्छे स्कोर आएंगे। कुछ की नहीं होगी, रिसर्च में होगी तो रिसर्च में अच्छा स्कोर होगा इसमें, तो ये भी एक मायने रखता है कि कभी कभी होता नहीं, कहा नहीं जाता किसी को देख करके सब्जेक्ट का चयन नहीं करना चाहिए, हमारी अपनी एबिलिटी के अनुसार। ठीक है, तो उन्होंने योग पढ़ रहे हैं, योग का बहुत बड़ा स्कोप है, हमने भी योग ले लिया, अब हमारा ना आसन हो पा रहा है ना हमें जानकारी, तो भाई नहीं, कोई और दूसरा, मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी थी, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा होता तो निश्चित रूप से मैं हिस्ट्री में आज आगे हो गया। नहीं, उन्होंने योग ले रहे हैं तो हम भी ले। तो ये भी एक बड़ी मायने रखती है कि आपके सब्जेक्ट में जो है वो एबिलिटी कितनी परफॉर्मेंस करने की। तो स्टूडेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड, भाषा का ज्ञान क्या है। अब कोई जो है, किसी ने इंग्लिश का था विद्यार्थी, उसने योग में एडमिशन ले लिया, तो आपने देखा होगा जो इंग्लिश के विद्यार्थी होते हैं योग में बड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ साहित्य हैं ये सब संस्कृत में है। अब वो बेचारा इंग्लिश का, पहले तो इंग्लिश से हिंदी सीखे फिर उसका अर्थ निकालना सीखे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहते भी हैं जो बाई लैंग्वेज होते हैं उनको चीजें प्रेजेंट करने में आसानी होती है, उनका रिजल्ट होता है वो सिंगल लैंग्वेज अच्छा होता है। ये मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का ओरिएंटेशन कितना। कुछ लोग कहते नहीं बाई चांस आते हैं, कुछ बाई चॉइस आते हैं, इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं मुझे करना है, कुछ इसलिए पढ़ रहे हैं कि पापा मम्मी पीछे से डंडा लिए बैठे हैं, बेटा क्लास हो गई चलो पढ़ो, तो वो क्या है, बाई चॉइस है कि बाई चांस है। बाई चांस कुछ लोग आ गए, अरे कुछ नहीं था घर में बैठे थे सोचा कि एमए कर लेते हैं, अब एमए हो गया तो सोचते हैं नेट भी कर ले, तो ये बाई चांस है। तो कुछ है क्या बाई चॉइस कि मुझे पीजी करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, दिस इज चॉइस। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है वो है प्रॉब्लम ऑफ लर्नर। लर्नर की कौन सी प्रॉब्लम है, तो आप जानते हैं रीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में आता है कि पढ़ने में जिसको प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ कि पढ़ने से संबंधित समस्या क्या है जिसमें विद्यार्थी को दिक्कत होती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया क्या है। इसमें बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसे कुछ और समझ में आता, पढ़ने आता। चलिए कोई क्वेश्चन